सबसे पहले मैं बता दूं भर्ती आ रही है। आप लोगों ने अभी देखा कुछ दिन पहले वो अभी टेट का पेपर रद्द कर दिया। तो हर राज्य की कुछ भर्तियां आए, उनसे रिलेटेड हमेशा ये ड्रामा रहता है। जैसे क्या है, हर राज्य का जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग निकालता है, उससे रिलेटेड कोई भर्ती, उससे रिलेटेड कौन सी भर्ती, ज्यादातर लेखपाल, ठीक है, और ज्यादातर क्या है इसकी वीडियो, और हर राज्य की पुलिस विभाग से जो निकलती है ना भर्ती, जैसे कांस्टेबल या एसआई एएसआई, इन भर्तियों पर, और शिक्षा से संबंधित जो जॉबें निकलती हैं, ये बेटा हमेशा अटकती हैं एंड टाइम ऑफ वर्क, और काफी साल तक खिंच जाती हैं। अब बच्चे जिस दिन पेपर देने जा रहे थे ना इसका टेट का और उसका, देखते बड़े एजेड बच्चे थे, वो क्या है शुरू से लेके ना इनमें ही लगे रहते हैं। इन भर्तियों पर राजनीति होती है शुरू से ही। आप लोग मेहनत कर रहे हैं, एंड टाइम पर रद्द कर दिया, एंड टाइम पर हटा दिया। आप लोगों ने देखा था 2018 की वीडियो की भर्ती थी, उत्तर प्रदेश की पुलिस विभाग की, वो उत्तर प्रदेश की भर्ती थी वीडियो की। अब वो भर्ती सिलेक्शन दे दिया, मतलब फाइनल कर दिया था, बिल्कुल फाइनल करने के बाद खाली ज्वाइनिंग बची थी। ज्वाइनिंग देने के बाद उनको भाई अपने नौकरी पे जाते, तो क्या हुआ, सारे बच्चे तैयार थे, सारे खुशी में थे, और नोटिस आया अगले दिन तो वो भर्ती रद्द कर दी। कितना अफसोस हुआ। तो अब आप क्या है, इन भर्तियों को क्या देखें ही नहीं भाई, होता क्या है। सबसे ज्यादा बड़ी बात है क्या, सबसे इन भर्तियों में भी आता है, जैसे भाई अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से भी हर राज्य की भी भर्ती निकलती है, पुलिस विभाग से भी निकलती है। तो उसमें पहली बात तो ये देखने की लिखित परीक्षा में होता क्या है। तो लिखित परीक्षा में बेटा जो आता है, और लिखित परीक्षा में भाई हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, मैथ हो गई, जीके हो गई, जीके जीएस हो गई, फिर क्या हो गया, रीजनिंग हो गया, फिर रह जाता है कंप्यूटर। 1 2 3 4 5 6 सबको पढ़ने तो यही पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। अब इनकी भर्तियों में भी यही पढ़ रहे हो आप लोग। और स्टेनो से रिलेटेड या फिर क्लर्क से रिलेटेड कोई भी विभाग में जगह आ रही है, तो उसमें भी जो लिखित परीक्षा आती है, तो यही सब्जेक्ट आते हैं, कोई अलग आता है बताओ। तो बस सिर्फ और क्या है कि शॉर्ट हैंड टाइपिंग तो सीखनी है, हमारे चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इनसे अलग हटके, इन पोस्टों से अलग और जो विभाग हैं वो तो स्टेनो और क्लर्क की हर साल निकाल रहे हैं, और उनमें लफड़ा भी नहीं पड़ता, सही है ना। तो आप लोग क्या है, अब मान लो आप इनकी तैयारी कर रहे हो, तो वो भर्ती निकलेंगी, तो क्या आपको कोई रोक लेगा कि नहीं स्टेनो सीखने वालों का इसमें फॉर्म एक्सेप्ट ना करेंगे, बताओ मुझको भाई, वही तो है ना। तो आपके पास चांस बढ़ रहे हैं, और होता क्या है, कई कोचिंग सेंटरों पे यही तो हो रहा है, उनके इनमें लगे रहते हैं। तो वो जब से लेके अब तक ही ऐसे, इस सेंटर के क्या कर रहे हैं, वो शॉर्ट हैंड टाइपिंग सीख रहे हैं। अगर जे निकल के आ रही है तो इनमें भी निकल जाते हैं, फाइनल हो रहे हैं तो, और ना तो इनमें तो निकले ही रहे, क्योंकि चांस है उनके पास में। बहुत सा कहता है कि चलो शॉर्ट हैंड नहीं आ रहा, टाइपिंग कर ले वो हिंदी अंग्रेजी की, तो क्लर्क की निकल रही है हर साल कोई ना कोई विभाग में, तो वहां तो निकल जाएगा ना। मैंने आपको क्या बताया था कि शॉर्ट हैंड टाइपिंग सीखने से भारत के अंदर जितने भी विभाग हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के या केंद्र के या फिर स्टेट के, जितने भी विभाग हैं उनमें आपको और चांस बढ़ जाते हैं, सही है। अब आपको मैं इन फंसी हुई भर्तियों से अलग हटके बता रहा हूँ। हर राज्य का कोई भी अगर कोर्ट निकाले, उसके राज्य के कोर्ट की तैयारी करें, कभी भी नहीं अटकती भर्ती। और अटकती किसकी नहीं है, स्टेनो और क्लर्क की। कभी कोर्ट देखा है अपनी भर्ती खुद अटकाए कोर्ट में ही, तो उससे बड़ी दिक्कत क्या होगी। तो अब देखो यूपी की जितनी होगी ना, सब पे राजनीति होगी, कब से ना निपट रही है, और अब भी यही होगा। इलेक्शन टाइम वैसे ही है, आचार संहिता का वैसे ही वो आ रहा है, तो मार्च तक अप्रैल तक वैसे ही रहेगी आचार संहिता, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। तो फिर आप लोगों को क्या करना है, तो उस समय पर खाली रहेंगे। तो जो सबसे पहले भर्ती आ रही है उसका ध्यान रखना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट आपका स्टेनो और क्लर्क की जगह निकाल रहा है। अब कोई कहते हैं कि सर हम पे ग्रेजुएशन नहीं है, कि वो नहीं है, चलो मान लो क्या, जिसके पास ग्रेजुएशन CCC है वो तो इसमें डाल देगा, अगर उसके पास 18 से 40 के बीच आएगी। और जिसके पास क्लर्क की है, इसके भर्ती के बारे में मैंने कई बार बता भी दिया, ठीक है। इसमें 12वीं प्लस CCC आ रहा है, और आप इसमें भी जीत जाओगे, ठीक है। तो 12वीं तो हर किसी ने कर ली है, या अब भी बताओ किसी ने 12वीं नहीं करी है, सबने कर ली है ना। तो ये तो तुम्हारे लायक है कि नहीं है, और इसकी अच्छी खासी पोस्ट है, पर इस पे जीतोगे कैसे, ये वाली बात दिखा रहे हैं आप बर्तनी में, ठीक है।
वर्तनी में शॉर्ट हैंड में क्या करना है और इसमें क्या करना है। जब भर्ती आएगी तब जाके और सेंटर के कैसे भी तैयारी करते हैं। तुम्हारे पास अच्छा खासा चांस है, आप अभी से लेके चलो, ठीक है, आराम से जीत जाओगे। जैसे जीतेंगे कैसे वह बात बताएं, क्योंकि इनका जो लिखित परीक्षा का है ना, लिखित परीक्षा का जो रहता है स्टेनो और क्लर्क का 100 नंबर का रहता है, इसका भी और 100 नंबर का इसका भी रिटन, पर मेरिट जो लगती है वो 200 नंबर पे लगती है। अब बेटा आपके रिटन में नंबर कम रह गए, ठीक है, रिटन पासिंग हो गए आप, और आप कहते हो कि सर इतने में तो हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा नहीं, पर तुम्हारे अंदर जो भाई अच्छा खासा जो आपके पास में अपना क्या बोलते हैं उसको हुनर है, मतलब शॉर्ट हैंड टाइपिंग का, तो उसको तो आप कर सकते हो ना, क्योंकि 100 नंबर का तो आपकी शॉर्ट हैंड टाइपिंग और इसमें क्लर्क वाले में शॉर्ट टाइपिंग ही टाइपिंग है 100 नंबर की, उसमें तो नंबर खींच लोगे ना। अगर मान लो क्या स्टेनो में आप 60 नंबर ले आए तो आप बेटा क्या है रिटन में पास हो गए, शॉर्ट हैंड में जाने के लिए तैयार हो गए आप। ऐसे इसमें आप 65 से 70 के बीच नंबर ले आए तो आप क्या है बेटा रिटन में पास हो गए, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, आ जाते हैं नंबर। बच्चे कहाँ गिरते हैं, शॉर्ट हैंड टाइपिंग में गिरते हैं, क्लर्क वाले में टाइपिंग में गिरते हैं। ये आ गया और आपने टाइपिंग मार दी अच्छी तरीके से तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बताऊं आपका कहाँ आप 100 नंबर खींचेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्टेनो वाली में और क्लर्क वाली में। तो स्टेनो वाली में कैसे होती है, 100 नंबर की है, 100 नंबर की में शॉर्ट हैंड जो है 50 की है और 50 की बेटा आपकी टाइपिंग है उसमें। तो 50 की शॉर्ट हैंड और टाइपिंग में कैसे नंबर खींचेंगे ये बात बिल्कुल ध्यान से सीखें, ठीक है। 50 नंबर में कैसे मिलेंगे मैं आपको बताऊं बेटा। आप अगर वैसे 80 की स्पीड है इसमें और 400 शब्द है, ठीक, तो 400 शब्द में 5% के हिसाब से छूट दें तो 20 गलती माफ हो रही है, कितनी 20। तो 20 गलती जो है भाई पूरे आपके यहाँ पर यूपी में और अलग राज्य के बहुत हैं करने वाले, तो तुम्हारा तो सिलेक्शन फिर भी रह जाएगा नहीं रह जाएगा। आपको सिलेक्शन कैसे लेना है, जैसे हर राज्य के कोर्टों में कैसी भर्ती दिलाते हैं तो कैसे उसको कराते हैं वो चीज़ समझो। अब बेटा 20 गलतियाँ, तो 20 में आपका नंबर आ गया, नंबर नहीं आने देंगे क्योंकि बहुत है और इससे नीचे गलती करने वाले। अब 400 शब्द हैं, 400 शब्दों में 5% गलती माफ है तो 20 ही बैठ रही है। अब आपको नंबर कैसे लाने हैं 50 के 50, देखो कैसे लाओगे। अगर बेटा अगर आपके पास में 0 से 5 के बीच गलतियां हैं, ठीक है ना, तो आपको नंबर मिलेंगे बेटा 45 से 50 के बीच, 45 से 50 के बीच, और आप वहां से 60-70 तो खेच ही लाए हो। आपका बढ़िया जो सिलेक्शन फाइनल तक रुका रहेगा वो शॉर्ट हैंड टाइपिंग से रुकेगा, क्योंकि आपको आती है ढंग से। और ये पूरे नंबर कैसे खींचोगे पहले ये बता दूं, फिर मैं शुद्धिकरण बता रहा हूं उसका। अगर बेटा आपके 5 से आपकी 10 के बीच गलतियां हैं तो नंबर आएंगे आपके 40 से 45 के बीच। अब बेटा आपको मैं बताना चाह रहा हूं, एक खुला रूप दे रहा हूं। अगर आपका 10 से 15 के बीच है तो कितनी मिलेंगी, 35 से 40 के बीच। और अगर आपको मिस्टेक है 15 से 20 के बीच तो कितने मिलेंगे, 30 से 35 के बीच, ये नंबर मिलेंगे। और सबसे ज्यादा यही मिल पाते हैं। यहाँ के सेंटर के पिछले वाले बच्चे भी है ना, जब पेपर देने गए थे 48, 49, 47 ऐसे नंबर थे शॉर्ट हैंड में ही, और टाइपिंग में भी 49, 48। वो कैसे सीखी हैं, उन्होंने बर्तनी के हिसाब से नंबर लेकर आए थे। तो कैसे, अच्छा ज़्यादा नंबर लाते हो ना तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है, ये ध्यान रखना। लड़कियों के लिए लड़कों के लिए सबसे बड़ा फायदा है ज़्यादा नंबर लाने पर। आप चाहेंगे कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में संबल में आ जाए, हैं चंदोसी कचहरी में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें भी आ सकते हैं, नंबर ज़्यादा हुए थे। कुछ नहीं, मेहनत करनी, मेहनत आप कर भी रहे हो, थोड़ा सा ध्यान देना। टाइपिंग में क्या होता है बेटा, 5 मिनट की, अच्छा जी 5 मिनट का होता है, 5 मिनट का ही होता है, ठीक है। 5 मिनट में इसमें भी क्या होता है, इसमें बेटा सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग वाले में 5 गलती ही छूट दी जाती है, कितनी 5 को कैसे करते हैं ये ध्यान दो। इसमें 0 से 5 के बीच बेटा मिस्टेक है ना, ठीक है। क्लर्क वाली पोस्ट में बता रहा हूँ क्योंकि 50 नंबर की टाइपिंग होती है वहाँ। तो जो स्टेनो वाली में नियम होते हैं वही उसमें भी होते हैं टाइपिंग में। वहाँ जरूर 25 नंबर की होती है पर नियम एक समान रहते हैं। जैसे 0 से 5 के बीच है तो 50 नंबर तो दे रहे हैं क्लर्क में, कैसे देंगे, 45 से ना 50 के बीच नंबर देंगे। अब
0 से 1 के बीच में 45 से 50 के बीच। और अब बेटा 1 से लेके 2 है तो आपकी मिलेगी बेटा नंबर जो मिलता है 40 से 45 के बीच। और 2 से बेटा 3 है तो 35 से 40 के बीच। और आपका 3 से 4 के बीच है तो 30 से 35। और 4 से 5 है तो वो ऐसे करके रहने देते। तो पासिंग हो गए, लगने का कोई ठिकाना नहीं। गलती क्या होती है वो चीज मैं बता के चलूं कि गलती क्या है, ये समझ गए ना आपको। तो आपको रिटन आता है और अभी इतना टाइम है कि आप रिटन भी कर जाओ क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, सही है। और आपने नेगेटिव मार्किंग का और सब्जेक्ट कितने हैं इसमें, इसको छोड़ दो बेटा, रीजनिंग को और कंप्यूटर को, बाकी ये 4 होंगे 25-25 नंबर के, क्लर्क में भी और उसमें स्टेनो की में भी। अब आप लोग कहाँ से सिलेक्शन बढ़िया पाएंगे ये ध्यान रखना है, आपको शॉर्ट हैंड और टाइपिंग से सिलेक्शन मिलेगा। और रिटन में और शॉर्ट हैंड टाइपिंग पहुंचेंगे कैसे, पहले भी रिटन पर भी ध्यान रखना है। तो रिटन अभी से करोगे तो बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा, ये चीज जिनकी भी हो रखी है ध्यान रखना, ठीक है। अब आप अनुवाद करने जा रहे हैं, आज से आप लोगों का अनुवाद है, तो ये कैसे कम लाते हैं, हर सेंटर के यही पूछ रहे हैं कि सर आप क्या कराते हैं जिससे बच्चे टॉप करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ अनुवाद करते समय ध्यान देने वाली चीज, आप हिंदी पहले से ही पढ़ते आ रहे हो और पहले से पढ़ते आ रहे हो तो क्या क्या चीज ध्यान देनी होती है वो चीज ध्यान देंगे, ठीक है। तो देखें अब जैसे आपको करना क्या है, गलतियां कहाँ आप करते हैं। सबसे पहले अनुवाद करते समय मैंने जब देखा है ना, इससे पहले भी बैच के जैसे नहीं आते हैं, कई कई जगह से पढ़ के आए हैं, तो वो गलती कहाँ करते हैं। मैं अनुवाद कर रहा है, मैं घूम के देख रहा हूँ तो क्या होता है, कहीं भी नहीं आ रहा है ना तो वो नहीं ऐसे लिख के चल देते हैं जो कि गलत है। और यही गलत, वो उसने कहा मैंने तो बहुत बढ़िया लिख के आया, गलती कहाँ हो गई, इसमें गलती हो गई, पता है कैसे, इसमें बिंदी ना लगाई उसने, ये गलत है ये राइट। और वो क्या करते हैं टीचर एग्जामिनर, इसको गोल कर देते हैं बस। और वो कहता है यार नहीं तो मैंने छापा है, नहीं तो छापा है, पर बिंदी तो ना लगाई है, वो चीज गलती है। मैं है ऐसे छाप दिए बिना बिंदी के, जो राइट हो ही नहीं सकता, चाहे वो 1 मात्रा वाला है चाहे 2 मात्रा वाला है, हमेशा क्या आएगी बेटा, बिंदी आएगी, बिना बिंदी के गड़बड़ है। और सबसे ज्यादा गड़बड़ी क्या करते हैं, मैंने अनुवाद करते हुए भी देखा है कई जगह, जैसे शब्द थोड़ा क्या है बेटा, तो ऐसे लिख के बढ़ जाते हैं। आज कहाँ कटेगी यहाँ पर गलती, जब तक कटेगी जब तक इस पे बेटा बिंदी ना दो, क्योंकि बच्चे जो है डा डमरू और ढा ढक्कन और डा में और इस बड़े डा में और छोटे डा में अंतर ही नहीं कर पाते, ऐसे लिख जाते हैं। सड़क तक देखा मैंने, सड़क को सड़क लिख के चल दिए, उस पे भी बिंदी लगा के नहीं चल रहे थे, जो कि कट जाता है। इन पे हमेशा ध्यान रखना, डा ढा की आवाज है तो डा ढा ही आएगा, अगर ड़ा ड़ा की आवाज है तो भाई बिंदी आनी है, चाहे बड़ा डा हो चाहे छोटा डा हो। अनुवाद में विशेष ध्यान रखना है, चाहे तुम किताब को देख लियो, ठीक है। अब अगली गलती कहाँ करते हैं बच्चे, सबसे ज्यादा जो होती है, जैसे इन्हें शब्द है, क्या है इन्हें, ऐसे लिख के छोड़ देते हैं। जैसे कि इस पे, अब इस पे आएगी बेटा बिंदी, कहाँ आती है बिंदी, इन्हें शब्द होता है इन्होंने, तो मात्र बिंदी देते भी है तो कहाँ दे देते हैं, यहाँ ना पे दे देते हैं। और गलती होती क्या है, इस पे बिंदी कहाँ आती है, यहाँ पर। अब वो चाहे इन्हें की जगह उन्हें है, फिर भी वही तरीका है, समझ रहे हो ना आप। तो आप जो है यहाँ पर आप इन बिंदियों का ध्यान देके चलेंगे। अगला सबसे ज्यादा मैंने शब्द देखा है गलत होने पे, सबसे ज्यादा शब्द होता है गलत, ये होंगे, वो क्या कर देते हैं बेटा, बिंदी यहाँ लगा देते। बिंदी कहाँ आएगी बताओ, क्योंकि मैंने बिंदी का प्रयोग पढ़ाया था, तो मैंने क्या बताया, अगर अंग की आवाज लेनी है तो काखा गा के वर्ग से पहले वाले व्यंजन पर मात्रा वो बिंदी होनी चाहिए। अब वो व्यंजन के पीछे कोई मात्रा है, जैसे ये मात्रा है, तो फिर मात्रा पे लगेगी बिंदी, ना कि उस व्यंजन पर, ठीक है, समझ गए।
अब सकेंगे शब्द को बच्चा कैसे लिख रहा है, ऐसे करके, तो वो क्या होगा, अरे गलती तो हो जाएगी, सकेंगे। समझ रहे हो? सबसे बड़ी गलतियां ये करते हैं अनुवाद में, सबसे ज्यादा। आगे देखें, बर्बाद जो शब्द है, आज तक मैंने राइटिंग ने देखा हर कोई गलत करता फिरता। कभी कोई ऐसे लिख रहा है बर्बाद, कोई पूरा ही लिख देता, छोड़ो यार टाइम ही ना रहे, जैसे घर की खेती है वो ऐसे लिख के चल देते हैं, ये भी गलत। और वो यही नहीं समझता कि बा आएगा कौन सा, बताओ कौन से आएंगे बा हैं? अरे दोनों ही पेट चिरे बा आते हैं इसमें। तो आपको क्या करना है, ये बिंदी वाले मैंने मैन दे दिया आपको। बा से रिलेटेड जितने भी शब्द होते हैं, जैसे बर्बाद, बावजूद, दबाव, नवाब, जवाब, इन शब्दों को देख के अपना शुद्ध कर लेंगे। क्या कर लेंगे? शुद्ध, तब जाके ठीक होगा। समझ रहे हो? इनको ठीक करेंगे। और सबसे ज्यादा किसको करेंगे? सा वाले को। किसको? सा वाले को। सा पे भी बहुत ज्यादा गड़बड़ करते हो। ठीक, अगली बात देखते हैं। जैसे रा की ये मात्रा होती है लगी हुई, इस रा की मात्रा को लगाने में दिक्कत करते हैं। इसका नियम समझो। अगर बेटा इसकी रा की आवाज आप इस व्यंजन के बाद लेना चाह रहे हो, किसके? इसके बाद, तो ये जो रा की मात्रा लगेगी, क्या लगेगी? इस व्यंजन के बराबर में ये वाला जो व्यंजन है इस पर लगेगी। अब ये व्यंजन अकेला है तो उस व्यंजन पे ही लग जाती है, और इस व्यंजन के बाद अगर कोई मात्रा है या कोई स्वर है तो उस स्वर पे जाके लगती है। इस बर्बाद को देख लो, इस बा के बाद हमने रा की आवाज लेनी है, तो टंगेगा किस पे? इसके जस्ट बराबर पे, इस पर। ठीक है। अब अगर कोई मात्रा ना होती तो इस पर ही रह जाता है। अब आ रही है मात्रा, तो मात्रा पे क्या है? ये रा इस पर जाके हटके किस पर आ जाएगा? इस पर। ये शुद्ध हुआ। समझ गए? अब इसी के अकॉर्डिंग बताओ कि आशीर्वाद, क्या ये ठीक है? बताओ, सही है? आ की मात्रा पे आएगी। कहां आएगी? शुद्ध क्या हुआ? आशीर, यहां ना लग के ये किस पे आएगी बेटा? अगर बा पे मात्रा ना होती तो फिर किस पे आती? बा पर। और यहां पर है तो आप ये लिखेंगे शुद्ध। सही है? सबसे ज्यादा गलती करते हैं, और सबसे ज्यादा जो जीरो मिस्टेक लानी होती है यहाँ के बच्चा जो लाते हैं वो ना होता है हलंत। क्या होता है? हलंत। जैसे शब्द है महान, महान ना बहुत लोग ऐसे लिख के छोड़ देते हैं, गलती होती है। इस पे लगता है बेटा हलंत। तो जितने हलंत वाले शब्द हैं उनको एक जगह लिख के प्रैक्टिस करो। महान, परिषद, अर्थात, इन शब्दों पे क्या होता है? हलंत लगाना ही चाहिए, तभी वो शुद्ध बैठता है। अगली बात करते हैं। अच्छा, बहुत सी कहते हैं कि सर ये ए या ए में भी दिक्कत है, तो इनमें ए और ए में कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई सा भी बना सकते हैं। इसको बोलते हैं बेटा मॉडर्न और इसको ओल्ड बोलते हैं, ये ध्यान रखना। जैसे कि शब्द बेटा लिए तो ये मॉडर्न कहलाता है, और अगर आप ये लिख रहे हैं तो ये ओल्ड है। इसका कोई नियम नहीं है कि या लगाएं कि ए लगाएं। मॉडर्न और ओल्ड को ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसमें कभी गलती नहीं होगी आपकी। ठीक है। बहुत से ये जरूर कह देते हैं कि दोनों एक साथ आए तो पहले ए लगाओ बाद में या लगाओ। वो भी कोई ऐसा कहीं नियम ना है लिखा हुआ, किसी कवि ने या किसी हिंदी वादक ने कभी नहीं लिखा है। बस एक ही बात ध्यान रखना है कि ओल्ड और मॉडर्न का ये रूप रहता है। सही है? जब मैटर ज्यादा पुराने हैं तो मैटर पुराने ही रखें और बाकी ऐसे रखें। ठीक है। अगला है बेटा, जैसे शब्द आता है, सबसे ज्यादा जो गलती करते हैं आप देखेंगे, जैसे शब्द है बेटा, इस शब्द को बताओ कि इसमें आधा कौन सा व्यंजन है? दा में और द्वय वाले शब्द में आधा व्यंजन बताओ कौन सा है? बताओ बेटा, तुम बताओ। बा आधा है इसमें या दा आधा है? बा। वाह, तुम बताओ। दा। दा सबसे बड़ी गलती है, सिद्धांत बताएं। है वाह आधा। अब देखो इसमें क्या है ना, इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसमें जो फॉन्ट मांग रहे हैं वो इंस्क्रिप्ट का मांग रहे हैं, मंगल का इंस्क्रिप्ट भाग।
अब वो है बिल्कुल ओल्ड। अब उस ओल्ड में आपको एक एक चीज बड़ा ध्यान से बनानी होगी। तो कैसे बनानी होगी वह चीज देखें, ठीक है, ध्यान दें। इस वाले शब्दों को हमेशा ध्यान रखेंगे बेटा, जो पूरा व्यंजन होता है ना वो आधा होता है, और जो नीचे लटका हुआ शब्द होता है वो पूरा होता है, वो सहारा दे रहा होता है, ठीक है। ओल्ड को देखोगे तो द्वारा जो बनता था वो बनता था ये, तो ये क्या हुआ, जिसके नीचे हलंत होता है वो आधा। और ऐसे ही ये बताओ इसमें कौन आधा है, दासे दावात। क्या है, दासे दावात। विद्या वाले व्यंजन में कौन कौन आधे और पूरे होते हैं, तो दा आधा और या पूरा। समझ में आ रहा है। तो ये चीज विशेष ध्यान रखनी होगी उस पर अनुवाद करते समय। अगर आपको कोड मिल रहा है तो मिल रहा है, ना मिल रहा है तो आप कैसे करेंगे, इस तरीके से लिख देंगे। समझ में आ गया। वर्तनी पे ध्यान रखना। अच्छा सर, ये स्टोरी कैसे पहचानेंगे हम, क्या ओल्ड है या मॉडर्न है? नहीं, वो तो फॉन्ट है। अगर फॉन्ट मैं उसको बोल रहा हूँ, जैसे मंगल पे है बेटा, मंगल के किसी भी भाग पे आप कर रहे हो तो ये चीज नहीं बन पाती है, ये हम मॉडर्न बोलते हैं लिखना, ये ओल्ड है। मंगल पे हमेशा मंगल के जितने भी भाग हैं उन पे सारी की सारी ओल्ड चलती है, मॉडर्न नहीं चल पाती हिंदी, तो उनमें ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और जहां ध्यान रखो, कभी भी मंगल का कोई सा भी भाग यूज करवा रहे हैं तो इनको व्यंजनों को ऐसे बनाना सीख लें, क्योंकि इनको कोड द्वारा बनाते नहीं है, इनको डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं आप। सही है ना, बताओ। सीखना तो हमें दोनों पे है ना। हाँ, दोनों। आपको ये ज्ञान नहीं था, इस वजह से अनुवाद में दिक्कत रहेगी। दूसरी चीज, आप कहते हैं वर्तनी पर कि सर हमसे गलती हो जाती है कि सर उसके विराम के, कॉमे के, क्वेश्चन मार्क के या फिर इन्वर्टेड कॉमा के इनकी गलती कटती है। तो देखो भाई, इनकी कोई गलती ना कटती है कहीं भी। अगर कोई नोटिस में दे रहा है पहले से लिख के तो गलती कटेगी, अन्यथा नहीं कटती। कोई ऐसा महान व्यक्ति है ही नहीं कि जो कॉमा और विराम या क्वेश्चन मार्क बिल्कुल राइट बैठाओ। समझ रहे हो ना आप लोग। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो इसको राइट कर दे। तो आप लोगों को कैसे राइट रखना है वो चीज ध्यान रखें। आप हिंदी पहले से पढ़ते आ रहे हो, ठीक, तो पहले से पढ़ने में आपने ध्यान देना होगा कि आप लोग देखो कि वाक्य पूर्णतः समाप्त हो गया। क्या हो गया, पूर्णतः समाप्त हो गया, हमेशा विराम आएगा। क्या आएगा, विराम। और एक वाक्य समाप्त नहीं हो रहा है, दूसरे की बात बताना चाह रहा है, तो क्या होता है, वहां कॉमे का यूज होता है। जहां की लेकिन या हुई आ जाए, क्या आ जाए, लेकिन या हुई, तो वहां कॉमे ज्यादा चलते हैं। और ना भी लगाओ कोई दिक्कत ना है, कोई नहीं गलती करता, ठीक है। मैं शुद्धिकरण पे जो वर्ड है उन पे लेके चलता हूं। अगर उस वाक्य में आगे कोई प्रश्न पूछा गया है या दिया जा रहा है कोई प्रश्न, तो उस पे क्या लगता है, आपको पहले से पता है क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो आपको वहां उससे लगाने, कोई बोलता नहीं है स्पीड में। आपने कहीं देखा है कि अधिकारी या बड़ा नेता है कोई, तो ऐसे बोलता सब, अध्यक्ष जी मैं कहना चाह रहा हूं विराम। फिर आपको ऐसा पता होगी, कॉमा यार, कॉमा की क्वेश्चन मार्क, तो फिर ऐसे सोच के वो बोल, ऐसा होता है कहीं, अरे वो बोलता जाता है। भाषण सुने नहीं है क्या आपने अधिकारियों, राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री सुनो, वो तो डायरेक्ट बोल गए। आपको अनुवाद में ये ध्यान रखना है, समझ गए। अब आप उसमें देखेंगे तो इस तरीके से लगाएंगे। अगर कोई आगे अचंभित बात हुई है तो क्या लगता है, वो विस्मय बोधक वाला चिन्ह, विस्मय बोधक वाला चिन्ह जानते हो, ऐसे डंडा नीचे बिंदी, ठीक है, ये लगता है। समझ गए। अब कोई चीज है बार बार बोली जा रही है, क्या है, कोई चीज बार बार बोली जा रही है, तो उसमें क्या लगता है, जैसे अलग अलग बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, पास पास बोल रहे हैं, तो उसमें क्या लगता है बीच में, डैश ना बोलते हैं उसको, नालायकों, देखो जे होती है ना, जे, ये अंग्रेजी में बोलते हैं इसको हाइफन। क्या, हाइफन। और डैश जो होता है वो होता है बड़ा। और इसको हिंदी में कहाँ यूज करते हैं, कैसे करते हैं, वो देखो, जो बार बार है ना, बार बार, इसमें आएगा बेटा हाइफन छोटा वाला। और जो डैश होता है ना, डैश, ये कहाँ आता है, वो वहां आता है निम्नलिखित है की, और ऐसा है तो वो लगा होता है ना बड़ा सा, उसको डैश बोलते हैं, जो सिर्फ के साथ साथ से आता है। सही है, हमेशा सिर्फ हिंदी को जानेंगे। और कोई किसी की सीरीज आ रही है लगातार, जैसे फलों की बात कर रहे हैं, तो फल में केला, सेब, अंगूर वगैरह, तो क्या है, वो कॉमा आते हैं भाई। साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, ट्रेन, तो वहाँ क्या है, कॉमे आ रही, ये आपको पता है। तो ये चीज अपने दिमाग से हमको लगाने होते हैं।
लग जाए तो ठीक, ना लग रहे तो आपकी उससे कोई मिस्टेक नहीं काटते हैं कोई भी एग्जाम। उस पर आप अपना दिमाग ठीक ना करें। आपने बेटा ये चीज कर ली, वैसे कॉमा विराम हमेशा लगानी चाहिए, उससे क्या है आपका पहचान करता है एग्जामिनर के, हाँ बच्चे ने कुछ सीख रखा है। समझ गए? सबसे ज्यादा जो चेक करते हैं वो इस चीज को करते हैं, इससे ही आपका भला होता है कि बच्चे के अंदर ज्ञान है इन चीजों का। समझ गए? टाइपिंग करते वक्त तो यहां जीतते हैं बच्चे इस सेंटर को। अब आप जब अनुवाद करेंगे तो इन चीजों का विशेष ध्यान देंगे और इनको कभी गलती नहीं लाओगे आप लोग, ठीक है? और जो बीच बीच में आते हैं कुछ शब्द कि कहाँ कैसे बनता है किस प्रकार से, वो